थैंक यू सो मच। ओके, अरे बस खेला खेलना। अरे किधर है यार? अरे ओ भगवान। बहुत शुक्रिया। बड़ा सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे। बहुत मुबारक। ओह यार, ऑलराइट। सच में बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरे हमारे जावेद लिए साहब फिर और बात। फरहान। आज थैंक यू सो और मच। इतना हैप्पी सारा बर्थडे। ताम झाम था, हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर अचानक पता चला कि आज तो खैर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हाँ सर, एकदम भावुक कर दिया आप लोगों ने मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जावेद साहब, रियली। एंड फरहान, थैंक यू या सो मच। थैंक यू अमित अंकल। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों आ गए और थैंक यू हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी है टू बी हियर फॉर योर बर्थडे। थैंक यू सो मच और फरहान। मैं जब हम वहाँ खड़े थे इंतजार कर रहे थे कि हाँ हम अंदर आएंगे आपसे मिलेंगे, तो मुझे बचपन याद आ गया जब आप स्टडी में बैठा करते थे और स्क्रिप्ट सुना करते थे और मैं वहाँ पर भी भारी खड़ा रहता था और अपना अपना काम ऐसे। ये बहुतों को शायद पता नहीं है, ये जो फरहान है ये हमारे सामने एक तरह से पैदा हुए थे ये। और जब थोड़े से बड़े हो गए और ये और अभिषेक, इनका झुंड बनता था, खेलते कूदते थे ये लोग। एक चीज जो इनकी हमको याद है, एक जैसे गेंद होगा, ये कुछ होगा, ऐसे ऐसा फड़क करके डाइव मार के जाता था फरहान इसको पकड़ने के लिए। अभी भी जो है भाई साहब, अब वैसे ही डाइव मार रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में आपका डाइव जा रहा है, लेकिन सही जगह पड़ रहा है आपका डाइव। क्या बात है। स्टिल रिमेंबर, यू नो, Thank you. सो फास्ट। थैंक यू। हमारे इनके बचपन की एक बात याद है कि जब ये अभिषेक की या श्वेता की बर्थडे होती थी जी, अपना जी। जूही के घर पे, तो ये सारे बच्चों को ट्राइसिकल दे दी जाती थी और सारे बच्चे ट्राइसिकल पे लॉन में घूमते रहते थे। जी जी जी। अब हाँ, देखिए सही सब बड़े कहा। हो गए। हाँ, Yeah. क्या बात है, वाह वाह और वाह। हमारे घर में उस वक्त जो ड्राइवर थे पापा के, उनका नाम था रामू। जी जो कुक थी उनका नाम था फातिमा। अच्छा अच्छा। और एक जो घर में काम करते थे उनका नाम था रोमियो। तो अमर अकबर एंथनी थे हमारे घर में। रामू का जो बेटा हुआ था उसने अपने बेटे का नाम विजय रखा था। या सर उसके बाद आपने विजय जो था वो एकदम इंटरनेशनल कर दिया हमारे नाम का। हर फिल्म में विजय नाम, विजय नाम। लेकिन आपके अलावा किसी को विजय का नाम नहीं दिया। क्या बात, क्या बात। ये आपका बड़प्पन है जावेद साहब। लेकिन सही मानो में जावेद साहब, जितना भी समय हमने आपके साथ बिताया और आपके परिवार के साथ बिताया, वो कभी भी भूला नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे मौके आए, हम और आप अकेले बैठ करके कई बार बतियाते थे। एक आध बार आप आउटडोर में भी आए थे जी जी। और कुछ बाकी के जो कलाकार थे वो थोड़ा सा समय बिताते थे आपके पास। मुझे अभी भी याद है, शायद आप गोवा में थे या कहीं थे, कुछ काम वाम चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ कलाकार गए, उन्होंने कहा कि कहाँ थे। हमने उनसे पूछा कहाँ थे,
था, हम जावेद साहब के साथ बैठे थे, और क्या इंटेलिजेंट आदमी है यार, ये कितनी बातें कर रहा है, अलग अलग विषय के ऊपर सबका ज्ञान है उनको। ये जो बात थी ना आपकी जावेद साहब, ये जब भी हम और आप बैठते थे साथ में, और कई बार तब तो एक ताना बन गया है आपकी तरफ से, तो बड़े मुद्दत हो गई भाई साहब बैठे नहीं साथ हाँ, में बहुत बतियाने। एक बात मैं जरूर इन लोगों को बताना चाहूँगा कि अब अक्सर जिंदगी में बिजी होते हैं तो मुलाकात तो हम लोग की बहुत कम हो पाती है, पहले बहुत होती थी, लेकिन जब भी एक दूसरे को वो करते हैं तो उसमें एक लाइन कंपलसरी ब्लाइंड है, वो ये होती है, बहुत दिन हो गए मिलना चाहिए। ओके, तो जावेद साहब और फरहान, आज आप यहाँ जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में तो हॉट सीट बोलते हैं, मैं उसको गर्म कुर्सी बोलता हूँ। और जितने भी हमारे खास मेहमान आते हैं वो किसी एक नेक काज के लिए, एक कोई कॉज के लिए खेलते हैं। तो आज आप लोग का वो जो कॉज है वो नेक काज हो। तो मैं यहाँ एक संस्था है आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, ओह, आवा। तो जब सिपाही सरहद पर खड़ा है, देश की रक्षा कर रहा है, तो उसकी परिवार की ताकत बनती है आबा। वाह, तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट। और यहाँ पर जल्दी से जो नियम है खेल के वो बताना बहुत आवश्यक होता है। तो एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। इस खेल में 2 पड़ाव पड़ते हैं, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। ओके, ऑलराइट। अब खेल शुरू होने को है, तो सिंस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ रिक्वेस्ट हाँ जी, for you to just say one of my favorite dialogues from your first collaboration. तो एक बात बता दें आपको जी, जी। फरहान, आप शायद पहली बार यहाँ आए हैं, हम 25 साल से यहाँ आ रहे हैं, और 25 सालों में कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं हुआ जहाँ जनता ने कहा सर एक वो डायलॉग सुना दीजिए आप। और इसके जिम्मेदार जो है वो आपके बगल में बैठे हुए हैं। वो तो सही बात है, मगर मुझे ये एक ही मौका मिलेगा, वो तो आते रहेंगे। तो मैं पूछ लूं आपसे, जंजीर का वो जो एक बहुत ही फेमस सीन है, दैट्स द फिल्म दैट ऑल ऑफ अस फेल इन लव विथ यू, जो था जब प्राण साहब आते हैं आपसे मिलने, हाँ, जी जी जी। इन पुलिस स्टेशन में जब आते हैं, प्लीज सर वो मैं बताऊं, ये आपने सीन लिख तो दिया, डायलॉग भी लिख दिया, और हम एकदम नौसिखिया, और सामने दिग्गज हैं प्राण साहब। इतना डर रहा था मैं कि यार ये कैसे बोलूंगा मैं, ही इज प्राण, आई मीन आप समझ नहीं सकते हैं ये कि मैं एकदम छुट भैया कैसे बोल सकता हूँ ये लाइन। लेकिन सर किसी तरह वो आवाज निकल गई कि जब तक बैठने के बाद कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। Alright. तो चलिए, दिव्या संजो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने जावेद साहब और फरहान। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका अर्थ कलम है? Which of these has a similar meaning as कलम? A पुस्तक, B स्याही, C लेखनी, D कागज। लेखनी। सी C पे डालें। C पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आ रहा है दूसरा प्रश्न, रेडी? इसका मूल्य है 10,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। राशि चक्र के 12 राशियों में से किसे बिल्ली परिवार के एक सदस्य से दर्शाया जाता है? Which of the 12 signs of the zodiac is represented by a member of the cat family? ऑप्शन देखिए। A स्कॉर्पियो, B लियो, C पाइसिस या D कैंसर। वृश्चिक, सिंह, मीन या कर्क। बी लियो। बी लियो। क्या जी। करें? फरहान आपको बोलना पड़ेगा इसको ताला लगाएं। हाँ प्लीज लॉक कर दीजिए। हाँ। ताला लगा दीजिए। बी पे ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, लियो।
मैं आई प्लीज आस्क, जो आपका फिल्मी सफर एक साथ रहा है वो तो सभी ने देखा है, लेकिन जो दोस्ती थी, जो रिश्ता आपका बना, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? असल में कहीं दूर एक दिन ढल रहा था जब मेरी उनसे मुलाकात अरे भाई साहब, हुई। जी। हम हमको अभी भी ठीक से याद नहीं, आपको ज्यादा याद है क्योंकि आपके ये जो है ना, ये बहुत तेज है। आनंद फिल्म की शूटिंग, बिल्कुल। और आनंद फिल्म की, गाना रिकॉर्ड पिक्चराइज हो रहा था, कहीं कहीं दूर दूर जब जब दिन दिन ढल ढल जाए। गया। वाह, आए सांझ की दुल्हन गगन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में। ब्यूटीफुल सॉन्ग है। दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन गगन चुराए। वाह वाह सर, ये क्या बात है इत्तेफाक सर, है। क्या दिन थे वो, क्या क्या दिन हुआ थे था, भाई साहब। एक अंधेरी में मोहन स्टूडियो होता था, पता नहीं है भाई कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं रहा। तो वहाँ 2 फ्लोर थे, तो एक फ्लोर पे आनंद की शूटिंग हो रही थी और सामने हमारी पिक्चर सीता और गीता कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसका कुछ कट वर्क बाकी था, तो वो वहाँ पर हो रहा था, उस वजह से मैं वहाँ था। तो हमारी राजेश खन्ना साहब से दोस्ती थी, तो चले गए उस सेट पे। हमने देखा दूर कोने में एक साहब, लड़का कहना चाहता हूँ मगर ज़रा हिम्मत मैंने नहीं बोल हुई। दीजिए, लड़का ही था। बहुत देरों से सुना ली। तो वो बैठे, तो किसी ने मुझसे कहा ये मालूम है कौन है? तो मैं, कौन? ये हरिवंश राय बच्चन का लड़का। बच्चन साहब को तो जाहिर है कोई भी पढ़ने वाला जानता है। हम थोड़े इम्प्रेस हुए भाई। तो उसके बाद जब ये बाहर निकले, पैकअप हो गया, तो इत्तेफाक से हम लोग भी उससे बाहर निकले, सलीम साहब और मैं। तो वहाँ पर ये एक वाइट शर्ट और एक कत्थई रंग का बेल बॉटम पहने हुए, आज जिनके पास दुनिया की सारी एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, वो टैक्सी का इंतजार कर रहे। तो वहाँ इनसे 2-4-5 मिनट बात हुई और फिर ये चले गए। लेकिन फिर मैं इनकी पिक्चरें देखता रहा, तो असली मुलाकात तो इनसे मेरी एक्चुअली स्क्रीन पे ही हुई कि ये कौन है। वो तो मैंने फिल्में देख के जाना। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जावेद साहब, तो फिल्म तो आप बहुत देखते थे, जी जी लेकिन आपको कैसे लगा कि मुझे आपको मुझे लेना चाहिए जो आपकी फिल्म थी जंजीर? एक एक चीज जी मैं बता दूं, जी जी शायद आपको भी याद नहीं होगा। एक फिल्म की हमने शूटिंग की थी जिसमें एक गाना था कहीं मड आइलैंड के ऊपर, और वो जो जो हीरोइन थी हमारी, उसके साथ कोई रास्ते का गाना। पत्थर। हाँ हाँ, रास्ते का पत्थर। और अरे आप- वाह, क्या बात, आदाब अर्ज करता हूँ आपको। क्या यादाश्त है आपकी। जी मैंने एक बार आपसे ये पहले भी पूछा था, जी तो आपने कहा कि मैंने वो जिस समय आपका वो गाना देखा, जी तभी मुझे लगा कि आपको ये जंजीर का रोल मिलना चाहिए। तो मैंने कहा भैया कौन सा गाना था? जी जी बोले साहब आप गा रहे थे, और गाते गाते कहीं एक वाक्य है जहाँ पर आपने रिदम लेके आप पेड़ के ऊपर चढ़ने की आपने कोशिश की और फिर नीचे आ गए। तो जी। मुझे लगा कि ये जंजीर का कैरेक्टर। ये ये दो जब कहानियाँ, ये बिल्कुल सही है नहीं, जावेद साहब। नहीं, ये 2 कहानियाँ थोड़ी सी मिक्स हो रही है। मैं बताता हूँ क्यों। मेरे ख्याल से रास्ते का पत्थर चली नहीं थी, प्रोड्यूसर के अलावा सिर्फ मैं हूँ दुनिया में जिसने वो पिक्चर 3 बार देखी। बिकॉज ऑफ हिट परफॉर्मेंस वो पिक्चर अच्छी अरे नहीं थी। भगवान। ओनली बिकॉज ऑफ हिट। मैंने आपकी पिक्चरें कई देखी रास्ते का पत्थर के अलावा, जैसे एक थी अपना परवाना, जैसे एक थी बॉम्बे टू गोवा। अब ये पिक्चरें अपेरेंटली अलग अलग होंगी, लेकिन इनमें झलकें मिलती थी कि जो कैरेक्टर, वो तब तक स्क्रिप्ट हमने लिखी नहीं थी, लेकिन झलकें मिलती थी कि ये एक्टर कौन है। उसके मुकाबले में जब आप देखते हैं कि वो गाना गा रहा, पेड़ से लिपट रहा है एक्टर, और वो खंबे से एक जगह लिपट जाता है, इतना एक्साइटेड है मोहब्बत में, तो लगता है रेंज क्या है इस शख्स की। परवाना में ही वाज प्लेइंग अ काइंड ऑफ अ ग्रे विलेन रोल। विलेन, हाँ। हाँ।
तो उसमें ही गोज टू द फादर और अंकल ऑफ द गर्ल और ही पजेस्ड बाय दैट गर्ल्स लव एंड ही सेज कि इस लड़की की शादी कहीं और नहीं हो सकती, आपको मुझसे ही करनी पड़ेगी। और ये और वो उसने कहा तुम हो कौन, बेकार आदमी है ये वो, एंड ही किल्ड दैट मैन। वो जो पैशनेट डायलॉग था, वो जो अपना बॉम्बे टू गोवा में ही सिटिंग और सैंडविच खा रहे हैं और इतने में शत्रुघ्न सिन्हा आता है एंड शत्रुघ्न सिन्हा हिट्स हिम, कुर्सी पीछे जाती है, जमीन पे गिरती, एंड व्हेन ही गेट्स अप ही इज स्टिल मंचिंग द सैंडविच। तो ये चीजें देख के जो आपका एंगर देखा मैंने, आपसे बेहतर जंजीर का रोल कोई कर ही नहीं सकता। ओ भगवान। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पूरा ही किस्सा सुनाता हूँ। तो अब मैं सोचा कि यार ये अमिताभ बच्चन को कैसे कांटेक्ट करें क्या। तो हम लोग थे सिप्पी फिल्म में, तो हमारे कलीग थे सतीश भटनागर साहब, उनका मैं आपको उसका नंबर कहीं से दिलवा देता हूँ। तो मैंने डायल किया, फ़ोन इन्होंने ही उठाया। मैंने कहा साहब मेरा नाम जावेद अख्तर है और मैं राइटर हूँ और आपसे एक स्क्रिप्ट के बारे में मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ। तो इन्होंने भी बड़ा सही जवाब दिया, अभी आ जाइए। बेकार आदमी क्या नहीं करता है। मंगल नाम था घर का। तो मंगल पहुंचे हम, तो एक ड्राइंग रूम था और एक छोटा सा कमरा था, तो उसमें हम गए, कारपेट पे हम दोनों बैठे, मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट ही सेड, डू यू थिंक आई कैन पुल दिस रोल। तो आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। तब तक ये बड़ा डॉक्टर के, पोएट के, प्रोफेसर के ऐसे रोल कर रहे थे, मगर वो जो आग थी उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, और वो जहाँ रास्ता मिला फिर तो रेस्टी जैसे थे। बड़ा अच्छा लग रहा है सब बातों को सुन के। नहीं भाई, नहीं सब बट सच है, जावेद साहब जी। सब बिल्कुल रियल। हाँ जी ओह जी। सबसे पहले सर नमस्ते अमित जी, नमस्ते जावेद सर, नमस्ते फरहान सर। नमस्ते। तो सर जैसे कि आपने जंजीर की बात चली रही है, तो मुझे ये पूछना था कि क्या अमित जी और जया मैम का अफेयर जंजीर के सेट से ही शुरू हुआ था सर? क्या ये बात सच है सर? क्योंकि जंजीर के बाद ही सर की और मैम की शादी हुई थी। एक बात बता दें आपको, इस कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति। ये कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप परिवार के बारे में बात करें, लेकिन अब आपने पूछ लिया है तो आपकी इज्जत रखते हुए हम बता दें कि जो आप कर जाइए, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बहुतों को पता नहीं है, लेकिन जया की पहली फिल्म थी गुड्डी, और उसमें जो हीरो का रोल था उसमें हमको चुना गया था, ऋषिदा ने हमको चुना था। काफी दिन तक उसकी शूटिंग भी हुई हमारे साथ। अच्छा, तो आपने शूटिंग की थी उस हाँ फिल्म के हाँ, लिए? उसमें 10-12 दिन। अच्छा। और 10-12 दिन ऋषिदा की फिल्में बहुत ज्यादा होते हैं। तो शूटिंग करने के बाद फिर क्या हुआ कि साथ साथ आनंद की भी शूटिंग हो रही थी, और फिर ऋषिदा को लगा कि वो जो कैरेक्टर है जो गुड्डी में और जो जया का कैरेक्टर है, वो क्योंकि वो धर्मेंद्र जी से बहुत ही उनका लगाव है, एक्टर है, और अचानक एक हीरो उनके जीवन में आ जाए, वो कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं होना चाहिए। तो उनको लगा कि क्योंकि आनंद जो है रिलीज हो रही है और उसमें आपका चेहरा जो है वो जाना जाएगा कि आप कौन है, क्या है, जो भी भूमिका हो छोटी हाँ, मोटी बिल्कुल सी, सही। लेकिन वो जो कैरेक्टर जो है वो गलत हो जाएगा उस कहानी के लिए, तो इसलिए हमको निकाल दिया। हाँ। और उसमें वो बंगाल के कैरेक्टर थे, एक्टर बहुत अच्छे, उनको लिया गया। ऐसे तो हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी पहले। उसके बाद क्या हुआ हम नहीं बता सकते हैं आपको, थैंक यू सो मच लेकिन सर। पहली मुलाकात वही थी। ओके या सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऋषिदा had great understanding of his caliber and talent, जो बहुत कम लोगों को तो पता था। तो ये जो अगर ऋषिदा ने आपको रिमूव भी किया तो यही सोच के किया कि आपका फ्यूचर क्या है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल। लेकिन अब जया की बात आपने छेड़ी है और जंजीर की बात छेड़ी, तो जब उनको रोल सुनाया गया था जावेद साहब, शायद आपको मैं वो गया कह रही था, थी उन्होंने मेरा सुना इतना कहाँ छोटा होगा? सा, मेरा तो कुछ काम ही नहीं है। और जया जो थी वो इतनी प्रबल कलाकार हो गई थी, हाँ, सुपरस्टार थी वो। फिर मैंने उनसे आग्रह किया, फिर जा करके वो मान सर गए। ये अच्छा किया उन्होंने आपसे आग्रह करके आपसे वो करवा लिया। लेकिन हकीकत ये है कि जब मैं गया था, ये बीच हाउस में रहा करती थी, कभी जावेद साहब आपको सुनाना है तो आप मुझे सुना दीजिए, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं पिक्चर कर रही, आप रोज सुनाइए सुनाइए। मगर ये भी देखिए वहां जाके नखरे किए थोड़े। I remember we recently did a documentary जी, जी। called Angry Young Men, Yeah. which you also were a part of. Yeah. And for that, I interviewed Jaya aunty personally. तो जब मैंने उनसे पूछा कि जब आपने जंजीर की तो उस वक्त आप सिर्फ ये ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड फिल्में करती थी, बट शी वाज द मेन पर्सन. सो हाउ कम यू अग्रीड to do Zanjeer at that time? So she said, I told Salim Saab and Javed Saab that, I mean, all this violence and all this stuff, it's not for me. But anyway, I'll do the film. But this thing is, Farhan, that I was going to get time to spend with my co-star. It was so Yeah. sweet. ओके, आगे चलते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न आ रहा है, एंड दिस इज फॉर 15,000 रुपीज। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेविड फॉस्टर वॉलेस की स्ट्रिंग थ्योरी और स्कारलेट थॉमस की 41 लव ए मेमोir पुस्तकों में कौन सा खेल समान है? Which sport is common to the books String Theory by David Foster Wallace and 41 Love, a memoir by Scarlett Thomas? Okay? I think it must be tennis, I guess. रखता हूं मैं आपके सामने ऑप्शन। A टेनिस, B हॉकी, C फुटबॉल, D क्रिकेट। ये स्ट्रिंग थ्योरी और 41 लव टेनिस ही होगा, तो टेनिस Okay. प्लीज लॉक कर दीजिए. ए पे कह रहा है ताला टेनिस पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। बहुत कठिन प्रश्न है सर, क्या बात है। वेल डन सर, 15,000 रुपए जीत गए। अच्छा अमित अंकल, देयर इज वन हैबिट, आपकी एक आदत है जो पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, कि आपको खत लिखने का बहुत शौक है. हाँ, सब जानते हैं. मुझे आज भी याद है, मैं आपको मैंने ये बात कभी बताई नहीं, मैंने शायद डैड को भी नहीं बताई ये बात. जो भी लाइफ में थोड़े बहुत मैंने जो अवार्ड्स जीते हैं फिल्मों के लिए, तो मेरे ऑफिस में ही जगह है जहाँ मैंने वो सारे अवार्ड्स रखी हुई हैं. उसी जगह में मैंने एक खत रखा है, और वो खत जो आपने मुझे दिल चाहता है देखने के बाद भेजा था. Because to me there was no bigger award than that. So thank you very much. नहीं चला, थैंक यू। मैं उसकी वजह मैं बता देता हूँ। एक तो आपको एकदम बचपन से देखा हुआ था, फिर अचानक देखना कि आप पर्दे पर इसको डायरेक्ट कर रहे हो, बना रहे हैं ऐसी फिल्म जो कि अपने स्तर पर एक बहुत ही यूनिक एक एक्सपीरियंस था. जी. आई मीन दिल चाहता वाज ऑलमोस्ट लाइक अ गेम चेंजर, आई फील. Thank you. एंड बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सर कि ये कैसे है यार, ये तो कल हमारे साथ आधी निक्कर पहने हुए खेलता कूदता था, अब ये पहन करके ऐसे बना रहा है ये फिल्में. सो दैट वाज जस्ट अमेजिंग टू मी एंड आई हैड टू जस्ट राइट टू यू. No, thank you. To just follow up on that, हमने भी आपके बर्थडे के लिए एक स्पेशल चीज किया है, जो हम कह रहे हैं खतों का सफर. ओहो, या तो वी हैव गॉट फॉर यू, आपके लिए एक खत भेजा है सलीम साहब ने, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. प्रिय अमिताभ जी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. हमारे बुजुर्ग ये दुआ देते हैं, खुदा सेहत दे और इज्जत दे, पैसे तुम खुद कमा लोगे. आज मैं भी यही दुआ करता हूँ कि खुदा आपको सेहत दे और इज्जत दे. पैसे तो आप कमा लेंगे और कमा भी रहे हैं. बहुत साल हो गए मिले नहीं. आई थिंक द मैसेज कंटिन्यूज. बहुत साल हुए मिले नहीं, आइए मिलने किसी दिन, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा. सलीम खान. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. तस्वीर है बहुत पुरानी, देखिए शायद ये शक्ति के जमाने की है ये. बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपके शब्दों से अवश्य मैं एक दिन जरूर आऊंगा आपसे मिलने के लिए. थैंक यू सो मच.
और ओके जी, जावेद साहब आप कुछ कह रहे थे? एक वक्त था, मुझे याद है कि जया जी ने कहा कि देखिए, बाद में तो सब आज अमिताभ बच्चन कहते हैं, बहुत कम लोग थे जिन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना था। जैसे ऋषिदा थे, 5 आदमी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आपके साथी का किस्सा है, वैन में बैठे हुए थे हम लोग, तो मैंने कहा ऋषिदा, हम 2 और बाकी कौन 2? 3 हो गए हम, बाकी 2 कौन थे? लेकिन हमसे कम से कम 20, 22, 25 साल पहले किसी और ने आपका टैलेंट देख लिया था, और वो उन्होंने जो आपके टैलेंट के बारे में लिखा था वो मैं सुनाता हूँ। ये एक किताब है, आपने पढ़ी होगी, बसेरे से दूर, तो चूंकि आपके फादर ही की लिखी हुई जी है, जी जी। तो उसमें एक कोट था जो मैं निकाल के लाया हूँ। मेरा बड़ा बेटा अमिताभ बहुत समझदार था, 9:30 का हो गया था। उसने ये अवश्य महसूस किया कि मैं एक लंबे समय के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, पर वो उम्र आदर्श के प्रति आशंकित होने की नहीं थी। मैं विनोद से उससे कहता कि देखो, अब घर में सबसे बड़े मर्द तुम हो, तुम ही माँ और छोटे भाई की देख रेख करनी है, और वो अपना दायित्व, अधिकार और सामर्थ्य का प्रदर्शन से करता, अपना सर ऊपर उठाता। अपनी उम्र के औसत लड़कों से वो ज़्यादा लंबा था ही, वो अपने को और ऊपर खींच कुछ और लंबा दिखाने का प्रयत्न करता, कंधा पीछे करके छाती फुलाता। और उसकी ये मुद्रा देखकर हम सब मुस्कुरा देते। उसके अंदर का अभिनेता अपना संकेत देने लगा था। वाओ। तो ये जो है, तो जो बात हमें शायद आपकी 25, 26, 27 साल की उम्र में पता चला, वो उन्हें 9.5 की उम्र में पता चल गया था। ऑलराइट, आपका तो मन कर रहा है कि बातों का सिलसिला चलते रहे। कहाँ हम इस खेल में फंस गए हैं भाई साहब। मेरे ख्याल से 16वां सवाल पूछा जाए फिर चलेगा। Alright. तो खेल में आगे बढ़ते हैं फरहान और जावेद साहब। ये है चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है, इनमें से किस व्यंजन में मध्य भारत के एक शहर का नाम शामिल है? Which of the following dishes contains the name of a town located in central India? ओके, A. मैसूर पाक, B. रतलामी सेव, C. चंपारण मटन, या D. बीकानेरी भुजिया। बीकानेर इज राजस्थान। रतलाम। रतलाम। ओके, तो बी प्लीज। बी पे तल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। अब मान्यवर आ गया है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपीज। 5वां प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से कौन 2013 की फिल्म बॉम्बे टॉकीज के 4 निर्देशकों में से एक नहीं थे? Who among these was not one of the 4 directors of the 2013 movie Bombay Talkies? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए अनुराग कश्यप, बी करण जौहर, सी जोया अख्तर, या डी राकेश ओम प्रकाश मेहरा। द आंसर इज डी राकेश ओम प्रकाश मेहरा। लगा दें ताला? जी लगा दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर, वेल डन। ये जो 3 थे ये बिल्कुल सही थे, चौथे थे दिवाकर दिवाकर बनर्जी। बनर्जी, दैट्स वो राइट। थे, राकेश नहीं थे उसमें। ऑलराइट। राकेश शॉर्ट फिल्म्स नहीं बनाते कभी। He's always thought very big. Epics. Epic. And who would know better than you? अरे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जावेद साहब, मैं ऐसा मानता हूँ हमारी फिल्म उद्योग में, जहाँ पर फरहान ने अपना जो है झंडा ना गाड़ा हो। चाहे वो लेखनी हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो फिल्म प्रोडक्शन हो, एक्टिंग हो, कहानियाँ हो। और आप दोनों का तो एक डुएट भी हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है फरहान। thank I you, really Amitabh. feel very privileged that you are here today. means a lot coming from you. मगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। जी जी। आपने बहुत सारी फिल्में की हैं एक साथ, एक फिल्म हमने भी की है साथ,
वो फिल्म थी लक्ष्य, जो इन्होंने लिखी थी, आपने एक्ट किया था उस फिल्म में और मैंने डायरेक्ट की थी वो फिल्म. It is truly one of the most memorable experiences of my life directing you in a film. और मुझे याद है जब मैं आपके ऑफिस आया था पहली बार, 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे है आपका ऑफिस, तो जब आप जा रहे हैं उस सीढ़ियों पे, तो उन सीढ़ियों पे तस्वीरें लगी होती हैं जो इनकी ज़िंदगी से हैं, अलग अलग फिल्मों के सेट से, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, को एक्टर्स के साथ. तो जब तक आप पहुंचते हैं वहां पर 4थे माले पर, मतलब आप इतना छोटा फील करते हैं कि यार मैं किस इंसान से मिलने आया हूँ, ये मिलेंगे भी मुझसे कि नहीं. लेकिन आप यू वर वेरी वेरी ग्रेशियस एंड वेरी 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 काइंड. मुझे याद है मैं कितना घबराया हुआ था, कितना डरा हुआ था जब मैं आपसे मिलने आया था वहाँ पर. तो मैं सोचता हूँ कि मतलब आप भी कभी किसी डायरेक्टर से कभी डरे हैं? जब आप किसी के साथ काम करें आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा भाई डिपार्टमेंट. साहब क्या है, ये नौकरी के मामला होता है. हर डायरेक्टर से डर के बैठना पड़ता है. पता नहीं अपनी अगली फिल्म में लेगा कि नहीं नहीं, लेगा. मगर मैंने नहीं, ये एक डर हमेशा रहता है. पहले एक नहीं, दो नहीं, साल नहीं, में ठीक है, उसके कुछ बाद नहीं. नहीं, कैसे हो सकता है? अनिवार्य आज भी मैं सोचता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग सब बैठे हुए हैं. मुझे मालूम नहीं सर कि कल मुझे ये नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. ऑनेस्टली आई टेल यू. करवा देंगे हम, फिक्र मत कीजिए. पर ये एक डर हमेशा रहा. नहीं, मगर मैंने और सुना है. सुनिए जी, सुनिए, जी. आपने एक बहुत ही नाजुक चीज को छेड़ दिया है. अच्छा, आपने कहा कि पहला अवसर मिला आपको हमारे साथ काम करने का. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ इनके साथ काम करने का. पहले दिन की शूटिंग थी. जी. एक किसी पहाड़ के किनारे एक कमरे में शूटिंग हो रही थी. कुछ प्लान वैन बन रहा था कि कैसे अटैक होगा, ये होगा. और मैं एक जनरल के तौर पे सबको दे रहा था और मेरे डायलॉग थे. लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्सपोज्ड टू एन एटमोस्फियर विच आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है ना वो उसको फॉलो करती है. यानी कि एक तरह से जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो बोलेंगे ओके रेडी है, जैसे यहाँ पर आकर के आर्टिस्ट बैठेगा, यहाँ से उठ के जाएगा, जब तुम्हें बुलाया जाए तब आना है. अब हम लोग जो थे ये कभी ये एक्सपीरियंस के साथ गुजरे नहीं थे. हम तो हंसते खेलते काम वाम करते थे. हमें चलो भाई शॉट देना है. दैट एटमोस्फियर वाज माइनस. तो मैं जब जा रहा था कैमरा के सामने, जावेद साहब, मैं बोल ही नहीं पा रहा था. मैं ये डायलॉग कैसे बोलूं, क्या बोलूं. तो कई बार कट हुआ. फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है. तो उस दिन फिर इन्होंने पैकअप करवा दिया. रात को ये हमारे कमरे में आए, याद होगा आपको भाई जी. साहब. और इन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ कहा, अमिताभ अंकल आर यू हैविंग सम प्रॉब्लम? बिकॉज इफ यू आर then you and me can sit down in my room and we'll go through the lines and we can work on it. And that's it. सर मुझे पहली दफा लगा कि यार ये मैं एक नौसिखिया हूँ और ये उस्ताद जो है ये बैठा हुआ हमको बता रहा, देखो बेटा हम तुमको बताते हैं कैसे एक्टिंग करनी चाहिए. हालांकि अभी भी मैं सीखता हूँ. रात को आप जब गए ना मिलके, तो हमने रात को जया को फोन किया. तो कहा जया, this has happened and I was very emotional. यार they're telling me I don't know how to handle it. I don't know how to do it. फिर उन्होंने कहा नो अमित जी, इफ यू आर नॉट हैप्पी पैक योर बैग्स कम बैक. तो मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत. फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ फरहान. आफ्टर दैट आई बिकेम सो कंफर्टेबल एंड द रेस्ट ऑफ द शूट वाज जस्ट ब्यूटिफुली डन. I was not aware of this new kind of atmosphere that this modern generation is now working in, which is very professional, it is very perfect, and it's very ethically correct. जैसे कि फिल्में बननी चाहिए. लेकिन जावेद साहब हमारे जमाने में ऐसा था नहीं. बिल्कुल नहीं. असल में हम लोग जब आए थे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ जी, तो फिल्म इंडस्ट्री वॉज इन फ्यूडल पीरियड. प्रोड्यूसर जमींदार होता था और सब बाकी, कोई मुंशी है, कोई खेत का काम करता है, कोई मजदूर है, कुछ. तो एक वो था अपना, और कुछ आधे घर के पुराने नौकर जो होते हैं, कोई नए, ये वो ऐसा था. अब हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन.
तो वो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया है और जो पूरा स्ट्रक्चर है, अब असिस्टेंट डायरेक्टर, जी जी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, 50 रुपए महीना भी तनख्वाह लिए, फिर 100 रुपए भी लिए, हाईएस्ट सैलरी मैंने देखी 175 रुपए। असिस्टेंट डायरेक्टर बेचारा क्या होता है, सैंडल लेके भाग रहा है, हीरोइन जी, की जी, हीरो का कोट लेके भाग रहा है, ये करते थे। अब असिस्टेंट डायरेक्टर्स की सिचुएशन डिफरेंट है, दे आर हाईली पेड, दे आर मोस्ट ऑफ बिल्कुल देम आर सही कह रहे इंग्लिश हैं आप। स्पीकिंग एंड दे टॉक टू द स्टार्स द वे दे टॉक या फर्स्ट नेम पे। तो मैं तो अभी भी सेट पे जाता हूँ और कोई एक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर पुकार रहा होता है तो मेरा हार्ट सिंक करने लगता है कि इसको ऑक्सीजन में निकाल दे। या तो वो पूरी तहजीब, पूरा संस्कार ही चेंज हो गया। जी मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगा। जी जी हमें याद है जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग कॉल्स हुआ करते थे, अगर जी आपको हाँ, याद जी है, हाँ, जी। क्योंकि जो सनराइज का एक टाइम होता है, जो लाइट होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। तो एक जो लास्ट सीन है फिल्म का, जब ऋतिक ऊपर जाता है झंडा या। गाड़ के वो फ्लेयर फायर करता है, तो हम कट करते हैं कर्नल सुनील दामले पे, जो बच्चन साहब ने निभाया था वो रोल, एंड इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस इन दैट सीन दैट यू हैव गिवन। और हमें याद है तो शूट कॉल जो था वो सुबह 5 बजे का शूट कॉल था, और सारे एक्टर्स को वहाँ पहुँचना था सेट पर 4:30 बजे तक। क्रू जो है वो थोड़ा जल्दी पहुँचता है, तो हम 3 साढ़े 3 बजे तक क्रू वहाँ पहुँचते था, सब सेटअप करेंगे, फिर एक्टर आएंगे, शूट करेंगे। तो हम पहुँचे वहाँ पर, एक स्टैक थी कुर्सियों की वहाँ पर, कुछ 7-8 कुर्सी, और एक अकेला आदमी बैठा था 3:30 पौने 4 बजे उन कुर्सियों पर। और हमने कहा यार ये कौन आ गया इतने सुबह सुबह यहाँ पर। तो हम जैसे ऊपर गए, देखा वहां पर बच्चन साहब ऑलरेडी थे, पूरे पूरे यूनिफॉर्म, डू यू रिमेंबर दिस, पूरे यूनिफॉर्म में वहां पर बैठे, ही वाज जस्ट टेकिंग इन द व्यू एंड गेटिंग रेडी फॉर हिज परफॉर्मेंस। और जितना प्रेशर पड़ा उसके बाद भाई क्रू पर कि यार ही इज रेडी, एवरीबॉडी हरी अप, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब शुरू हो गया वहां पे। बट सीरियसली अमित अंकल, दैट your contribution to that film was absolutely invaluable. अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, इस सब में मतलब जो मैं जहाँ से ये बात शुरू हुई थी वो पीछे हाँ। रह गई, कि मैंने सुना तो था, तो मैं पूछ ही लेता हूँ क्योंकि बात शुरू हुई थी, कि आप ऋषिदा से थोड़ा बहुत डरते थे, जी क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एक तो ये था कि वो ऋषिकेश मुखर्जी थे जी। और उनका नाम था, उनका सब शोहरत थी। फिर वो उनका बड़ा एक कैजुअल एटमॉस्फेयर रहता था सेट पे। तो वो बैठे रहते थे, शॉट हो गया और फिर उनके जो असिस्टेंट था उसके साथ बैठ करके वो शतरंज खेलना शुरू कर चेस देते खेलते थे। हाँ, हैं। चेस खेलते हाँ। थे। और फिर शॉट रेडी हो जाए। यदा कदा उनको संगीत में बड़ा शौक था, तो सितार बजाते थे अपने बैठ करके वहाँ। उनके भाई थे, छोटे भाई, वो एक सितार वादक थे बहुत अच्छे। बैठ छोटू गए। दा। हैं? हाँ, छोटू दा। और दूसरी बात ये थी कि इतनी किफायत थी उनकी सोच में जी। कि अब तो आप देख रहे हैं इसे बहुत बड़ा सेट बना हुआ है और आपने भी कितने जगह काम किया है, बड़े बड़े सेट। ऋषिदा एक एल शेप्ड सेट बनाते थे और कुछ नहीं। एक लकड़ी ऐसे, एक लकड़ी ऐसे, हाँ। 2-3 पेंटिंग टांग दिया इधर, एक दरवाजा लगा दिया, पूरी पिक्चर हो गई उसके अंदर। एडिटर थे ना वो। एडिटर थे। हमेशा हम पूछते थे, ऋषिदा तो हमारा सीन क्या है? तो चुपचाप खड़े रहो, उधर खड़े हो जाओ। हाँ, पर बोलना क्या, चुपचाप इधर देखो, उधर देख लेते। तो ही न्यू Right. बिफोर हैंड कि कब क्या कट करके मैं उसको डालूंगा और क्या बोलेगा कैसे। कई बार हम पूछते थे हमारा डायलॉग क्या है, उसका कोई मतलब, तो ये बोलो, बस खत्म। दूसरी बात जो हमको बाद में अकल आई, हम उनसे पूछते थे आकर के, ऋषिदा वो कपड़े क्या पहनने होंगे? तो देखते थे, हाँ ये जो तुम पहना ये ठीक है, यही पहन। तो 2-3 बार जब ये हुआ तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं, घर से पहन के जो हम फिल्म में पहनना चाह रहे हैं आते हैं वहां से, ताकि वो तो बोलने वाले हैं कि यही कपड़ा पहनो तुम। तो कई बार ऐसे होने लगा। बट ही वॉज सो ग्रेशियस, ऑलवेज वेरी ग्रेशियस। उनका डोमिनेशन घमंड से नहीं था, बल्कि मोहब्बत से था। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, दो न्यू कि वो अपना काम जानते हैं, मास्टर हैं अपने काम के।
और दूसरे कि उनका रिश्ता अपने सारे लोगों से एक एल्डर की तरह होता या है। तो जैसे एक बड़ा डोमिनेट करता है आपको, आप सुन लेते हैं उसकी बड़े की बात मोहब्बत में, वही रिश्ता उनका अपने एक्टर से भी रहता था। या बहुत कम होता है, और ये देखा गया है कि पिता पुत्र दोनों एक साथ एक कार्यक्रम में आए हैं। अगर मैं कुछ अगर कहूँ जी, जी, तो मुझे सही में लगता है कि जो भी हम काम करते हैं वो हम करते हैं कि लोगों का प्यार मिले, दर्शक हमारी फिल्म देखें, होपफुली थोड़ी तारीफ भी हो फिल्मों की। लेकिन जब फैमिली या माँ बाप को आपका काम पसंद आता है, या जब वो कुछ कहते हैं, Yeah. बहुत कम कहते हैं, लेकिन जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब सचमुच में कुछ अच्छा काम हुआ है। हाँ, 100%। और ये इसी बहुत तरह कम कहने की जरूरत नहीं थी। और इसी तरह एक मैसेज है जो आप ही के माता जी का है, जो हम आपको सुनाना चाहेंगे, जो उन्होंने आपके बारे में कहा था। तो प्लीज अगर हम वो सुन सकें। अरे यार, ये कहाँ से? ओंकार, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। पति की वजह से तो मुझे बहुत शौहरत, नाम और मेरी इज्जत हुई। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ, मुझे मेरे बेटे की वजह से मुझे लोग और भी स्नेह और प्यार देते हैं। और एक माँ को इससे अधिक सुख, माँ या बाप हो, मेरा ख्याल वो अपने जीवन में अपने संतान को बढ़ते देखते हुए जीवन में इससे अधिक सुख नहीं है, ओंकार। और मेरी ये इस वक्त एक हार्दिक प्रार्थना है कि भगवान ऐसा दिन तुम्हारे लिए भी लाए कि तुम अपनी संतान से भी ऐसा सुख पाओ। ओके। हाँ जी। पहले तो बहुत बहुत प्रणाम। हम सभी भावुक हो गए आपके माताजी पिताजी का ये लेटर और ऑडियो सुन के। जावेद साहब, आपने अमित जी की सफ़र में उनका बहुत करीबी से साथ भी दिया है और उनको बहुत पहले से ऑब्जर्व भी किया है। आज के ज़माने में आपके हिसाब से आज के ज़माने के अमिताभ बच्चन कौन है? बड़ा आसान सवाल किया। आज कल के जमाने के अमिताभ बच्चन सामने बैठे। आपको एक बात बताओ, लिटरेचर में कोई बुक्स होती है जिन्हें कहते हैं क्लासिक। क्लासिक की डेफिनेशन ये है कि वो अपने ज़माने के लिए भी करेक्ट है और हर ज़माने के लिए करेक्ट है। उसे कहते हैं क्लासिक। तो अब आप मुझसे पूछें आज का शेक्सपियर कौन है, आज का बीथोवन कौन है, आज का गालिब कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वही है, आज भी वही है। तो आज का अमिताभ बच्चन, आज का अमिताभ बच्चन यही है। Alright, आगे बढ़ते हैं खेल में। हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि आप लेकर के जाएं। तो छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और इसके लिए मिलेंगे आपको 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी अपना नाम बदलने से पहले कैसियस क्ले नाम के साथ बड़े हुए थे? Which famous sports person grew up with the name Cassius Clay before changing it? And here are the options. A. Pele. B. Muhammad Ali. C. Kareem Abdul Jabbar. D. Sugar Ray Robinson. B. B. मोहम्मद अली। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। विश्व चैंपियन बनने के बाद
कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर उनका नाम था। ये अपना नाम बदलकर उन्होंने मोहम्मद अली कर दिया। ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। 7वां प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिल सकते हैं 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकीज़ा फिल्म के मूल संगीतकार कौन थे, जिसमें बाद में नौशाद साहब ने योगदान दिया था? Who originally composed the music of the film Pakiza, to which Naushad Saab also later contributed? ऑप्शन देखिए। ए मदन मोहन, बी रोशन, सी गुलाम मोहम्मद या डी खयाम। सी। सी गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद लगाएं? जी। सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड। तो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि पाकीज़ा फिल्म जो थी वो लगभग 15 सालों तक प्रोडक्शन में रही और गुलाम मोहम्मद ने मूल गाने बनाए थे उन्होंने, पर दुर्भाग्यवश फिल्म के पूरे होने तक वो उनकी मृत्यु हो गई। तो जावेद साहब, आपका संबंध रहा है पाकीज़ा फिल्म के साथ? पाकीज़ा से तो नहीं, कमाल साहब से रहा है। जी जी, हम सबको बता दें तो बता दें देव सज्जनों, देखिए शायद बहुत से कम लोग ये जानते हैं, जावेद साहब जो थे ना, जब भोपाल छोड़कर मुंबई आए जी। तो इन्होंने सबसे पहले कमाल अमरोही स्टूडियो में काम किया था। जी जी जी। कमाल साहब ने 2 फिल्में शुरू की थी, एक शंकर हुसैन और एक आखिरी दिन पहली रात। तो आखिरी दिन पहली रात तो कोई मधुसूदन साहब थे डायरेक्टर, वो कर रहे थे, और ये शंकर हुसैन ये खुद कर रहे। तो वहाँ मैं उनके घर चला गया और मैंने उनसे कहा था, मैंने सुना आप पिक्चर शूट कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई स्टाफ के, तो उन्होंने पूछा तुम अंग्रेजी लिख लेते हो? मैंने कहा जी हाँ। तो तुम कॉन्टिन्यूटी लिख सकते हो? मैं जी लिख लूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वहाँ पर कमाल स्टूडियो पे आ जाओ। रहने को कोई जगह नहीं थी तो मैं उसी स्टूडियो में सोने भी लगा। 50 रुपये महीना मिलते थे मुझे, अप्रेंटिस था जैसे मैं। जी जी। तो अभी तो असिस्टेंट कहते हैं ना अपने को, काम तो यही था, हीरोइन की सैंडल हीरो का कोट। तो बोले अरे जल्दी से लेके आओ, तो भागे जाके ले आओ, ये सब करते रहते थे और क्लैप देते थे। जी। तो पहला जॉब मुझे वही मिला था। लेकिन पाकीज़ा के साथ एक और कहानी हम कैसे ही जोड़ना चाह रहे हैं। जी जी ये जो मेकअप रूम में आप सोते थे, जी हाँ। वो मीना कुमारी जी का कमरा था, मेकअप रूम था? जी जी, वो कॉस्ट्यूम रूम था। बहुत सारे कॉस्ट्यूम उनके पाकीज़ा के सब कपड़े रखे थे, मैं उसी में सोने लगा था। तो अब करने को शाम को जाने के भी पैसे नहीं होते कहीं बाहर, तो वहीं कुछ देखता रहता था। तो एक ड्रॉअर मैंने खोली तो जूते भरे थे, और उन जूते के भरे 3 अवार्ड, एक्टिंग के अवार्ड रखे हुए मीना कुमारी के। तो मैंने निकाल के साफ करके, चूंकि वो कॉस्ट्यूम रूम था तो बड़ा सा मिरर भी था, उस पर रख दिए। तो कभी कभी मैं आता था तो चिटखनी चढ़ा लेता, कहीं कोई देख ना ले, और फिर मैं अवार्ड हाथ में लेके खड़ा होता मिरर के सामने। तो मैं सोचता था जब मुझे अवार्ड मिलेगा। सर, लेकिन वो रियलिटी हो गई। देखिए, जी शीशे के सामने खड़े होकर के एक्टिंग करते थे एक दिन कि मुझे अवार्ड मिलेगा, तो मेरी ये ओपनिंग स्पीच, एक्सप्रेशन क्या होगा, है? और स्पीच क्या होगी मेरी? जी ऐसा। बिल्कुल। वो कहते हैं लेकिन न जाने मैनिफेस्टेशन। कितने अवसर आए आप जावेद साहब जी, आपके जी, जीवन में जी, जहां जी। आपको उसको दोहराना पड़ा। कई बार। बहुत बहुत मुबारक है। मान्यवर, हमने ये भी सुना है कि जहां आप रहते थे रात को, जो कमरा था उसके ऊपर आपने एक कविता लिखी हुई है। सर वो कमरा तो वो था जो पीछे लखनऊ में छोड़ के आया था मैं। अच्छा अच्छा। क्या होता है, ये सिर्फ मेरे लिए सच नहीं है बल्कि हर एक के लिए सच है। हम लोग जो मुंबई आते हैं कोई ड्रीम्स लेके, एम्बिशन लेके, और फिर अगर हालात ठीक होते हैं, मौके मिल जाते हैं, हम डिज़र्व करते हैं, तो सक्सेस भी मिल जाती है, फिर हम बड़े बड़े घरों में रहने लगते हैं। लेकिन वो एक जो कमरा था अपने लड़कपन में, इम्प्रेशन विलेज में जो आपका कमरा था, वो आपको याद रहता है। उससे आपकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होता है, जी। जो कि कुछ भी नहीं है इस घर के सामने जिसमें आप अब रह रहे हैं, सही कहा। मगर उससे मोहब्बत रहती है हमेशा, वो याद आता है। उस कमरे पे मैंने एक कविता लिखी थी, हम सुनना चाहेंगे जावेद साहब। वो उसका शीर्षक है वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के
जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरमा कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है, जलती दोपहर में पारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है। क्या बात। दबीज मत थिक, भारी मोटा। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में चाहत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फटाइना जो दिल का अच्छा था, जो बेहंगम सी अलमारी, जो एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी, एडमोनिश करती थी। वो एक गुलदान नन्ना सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा, विंडो या ध्यानत से भरी कोई मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी, अ ग्रीन विस्पर। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतज़िर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने, नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेदा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वाह क्या बात है, वो कमरा बात करता था। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। थैंक यू। ये जो कमरा आपने कहा ना जावेद साहब, ये प्रत्येक इंसान के जीवन में ये कमरा है एक कमरा है जो हमेशा याद आता है आपको। सो ब्यूटिफुली पुट जावेद साहब, Thank you. सो ब्यूटिफुली पुट। ओके ओके, जावेद साहब और फरहान, खेल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। 8वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। फैज अहमद फैज के इस शेर को पूरा करें। ना गई तेरे गम की सरदारी, दिल में यूं रोज इनकलाब आए। वाह क्या बात है, ऑप्शन डालने की जरूरत ही नहीं है। डाल के फैज देखेगा, अहमद चॉइस कर फैज दीजिए। के शेर को पूरा करे। ना गई तेरे गम की सरदारी, दिल में यूं रोज इनकलाब आए। वाह क्या बात, ऑप्शन में यही था और बिल्कुल जवाब इन्होंने दे दिया। एक बार ये फोन अ फ्रेंड में एक जो होता है ना हमारे यहाँ, तो किसी ने फोन अ फ्रेंड किया और शायद आप थे, कौन था, नहीं आप नहीं थे, कोई और था, आमिर था। हाँ आमिर ने पूछा कि ये फिराक गोरखपुरी, उन्होंने इससे पहले कि वो बोल सके क्वेश्चन क्या है, उधर से आवाज आ गई फिराक। सवाल था कि वो कौन से उर्दू पोएट थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए थे मगर रिजेक्ट कर दिया और नहीं किया वो काम। वो थे रघुपति साहब फिराक। ही वाज सेलेक्टेड दैट टाइम इन ब्रिटिश Yes, टाइम, जो कि yes. बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल, थी बिल्कुल। कि साहब सिविल आप जी। कमिश्नर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जी, जाएंगे, जी। मगर उन्होंने पास करने के बाद रिजेक्ट कर दिया कि मैं फ्रीडम मूवमेंट में जाऊँगा, मैं ये नहीं क्या बात। बिल्कुल सही। तो 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है भाई, आप इसको आगे बढ़ाइए। 2 लाख रुपए जीत लें आपने, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये शेर जो है उनकी प्रचलित गजल है, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, इसके बाद आए जो अजाब आए। इस तरह अपनी खामोशी गूंजी जैसे हर समत से जवाब आए। वाह क्या बात है,
क्या बात। यार एक अगर आप फैज साहब को कुछ सुनाते हैं। फैज साहब का एक शेर है जो मैंने एक दोहे की तरह गाने में उनकी इजाज़त से, उनकी फैमिली की इजाज़त से इस्तेमाल भी किया था। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। वाह दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। वाह, क्या बात, वाह क्या बात, बहुत गुड। ओके आगे चलते हैं, नवा प्रश्न आएगा और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और इस तस्वीर के आधार पर यह क्वेश्चन लगा हुआ है। अपने ग्रिड पैटर्न के लिए प्रसिद्ध ये किस शहर का हवाई चित्र है? बाप रे। Which city, famous for its grid pattern layout, is this an aerial image of? तस्वीर दिखाई जाए। बीच में क्या है, सेंटर में क्या है, वो देखो। ऑप्शंस आपके सामने रखता हूं। आई नो द आंसर ऑलरेडी। चलिए फिर भी देखें ना। बाप बेटे दोनों एक जैसे। अच्छा सर। ऑप्शन देखा जाए। ए लंदन, बी बार्सिलोना, सी वेनिस या डी रोम। ये है बी बार्सिलोना। लगा दें ताला। जी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। अमिताभ बच्चन जी को ये प्रोग्राम इतना स्पेशल है, इतने साल से करते आए हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से वो लोगों के करीब पहुंच सकते हैं, घर पहुंच सकते हैं। वो जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत प्रेशियस है उनके लिए। AB is the ABC of KBC. Sir, it's a pleasure and honor to be here. I'm delighted to be able to wish you a very happy birthday on this show. To thank you for leading the charge of making it part of everybody's life and for changing our lives as communicators, as directors, as producers, as creative people. हाँ जी। इस पूरे एपिसोड में हमने बहुत बात की है आप दोनों की दोस्ती की। 50 साल हो गए हैं। हाँ। एक्चुअली मोर देन 50 इयर्स। Yes. 50 साल पहले तो शोले रिलीज हुई थी। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा। हाउ वेल डू यू ऑल नो ईच अदर जी, एज जी। फ्रेंड्स। मगर उसके लिए एक छोटा सा फेवर मुझे चाहिए अमित अंकल कि आप यहाँ आ जाएं इस कुर्सी पर। आप इधर आएंगे? नहीं मैं मेरी हिम्मत नहीं होगी उस कुर्सी पर बैठने की। नहीं भाई साहब। नहीं बिल्कुल, मैं उस कुर्सी पे बिल्कुल पीछे खड़ा रहूंगा। नहीं आप बैठ जाइए। नहीं ये कुर्सी आप ही की है, ये सिर्फ आप ही बैठेंगे एक इस दिन कुर्सी ऐसा पर। ही होने वाला और है। कोई नहीं बैठेगा। जैसे डैड ने कहा था कि तब भी एक ही अमिताभ बच्चन था, अभी एक ही अमिताभ बच्चन है, तो ये कुर्सी सिर्फ आप ही की है और किसी की भाई नहीं। साहब बस। तो सबसे पहला सवाल ये है कि एक ऐसी क्वालिटी जो आप दोनों एक दूसरे से चुराना चाहोगे। मैं पहले बोलूंगा। जावेद साहब की बुद्धि, इनका भेजा जो है वो हमको मिल जाए बस। आप कोई भी विषय ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन की जानकारी आपको मिलनी हो आप ले लीजिए, जावेद साहब के पास उसका उत्तर है। कई कार्यक्रम हमने देखे आपके जावेद साहब जहां पर एड लिब, आई मीन बिना किसी प्रॉम्प्टर की सहायता से इन्होंने पूरी बताया है ये संगीत कहाँ था, ये किसने बनाया, उसका पूरा इतिहास। कैसे याद रहता है आपको ये सब? इनकी बुद्धि हमको मिल जाए, देखिए हम तर हो जाएंगे। मुझे अमिताभ जी की सारी क्वालिटीज याद है क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। मेरा एक काम नहीं चलेगा, अब आपने मौका दिया तो मैं तो 3-4 लेना चाहता हूँ। जितनी क्वालिटी मैंने इनमें देखी है फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा आदमी नहीं मिला जिसमें। हे भगवान। अब मुझे हर क्वालिटी चाहिए। हिज फोकस, his sincerity towards his work, his humility, जो सक्सेस इनकी है वो अनप्रेसिडेंटेड है।
उसके बाद भी मैंने इनकी सारी जिंदगी में प्राइवेट मोमेंट्स में, पब्लिक में कभी एक जुमला नहीं सुना जिसमें कहूँ ये घमंड का जुमला है। कभी नहीं। इतनी सारी ये एक समंदर, पूरा एक समंदर सक्सेस का पी जाना और नॉर्मल है ना। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। हम लोग तकरीबन रोज ही मिलते थे एक जमाने में। तो इन्होंने कहा कि कल मैं नहीं हूँ, तो मैंने कहा क्यों? कल मुझे कलकत्ता जाना है। मैं ठीक है। तो हम 2-3 दिन बाद मिले। ये हो आए थे कलकत्ता से। उसके 2-3 दिन बाद एक मैगजीन में मैंने देखा, क्रिकेट मैच था, तो जब ये स्टेज गए फील्ड पे तो पूरा स्टेडियम फील्ड पे आ गया। उसके बाद ये भागे और इन्हें बचाया गया, एक गाड़ी में बैठाया गया, तो क्राउड ने वो गाड़ी उठा ली। मैं इससे इम्प्रेस नहीं हूँ, मैं इससे इम्प्रेस इतना नहीं हूँ, इम्प्रेस किसी और बात से हूँ। कमाल की बात यह है कि नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स व्हेन ही मेट मी ही डिड नॉट मेंशन इट। इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि कलकत्ता में ऐसा हुआ। बहुत स्मार्टली भी बात कही जाती है, यार कल तो कमाल ही हो गया यार, ऐसा तो मुझ में क्या है, ये सब करके बोल देते ना। He did not mention it। ये मैं कभी भूलूंगा नहीं अमिताभ जी। बोलने लायक कुछ था ही नहीं जावेद साहब। हाँ, कार तो हवा में थी। तो आप क्या बोलते हैं? ये बहुत बड़ी इन द काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ही हैज। ऐसा लगता है कि इसी पिक्चर में ब्रेक मिला है इनको और ये पिक्चर में ठीक काम कर लिया तो शायद आगे काम मिल जाए। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, हर रोज हम सोचते हैं पता नहीं मिलेगा कि नहीं अगले दिन। और ये जो सिंसियरिटी टुवर्ड्स द वर्क, ह्यूमिलिटी, इनके मुंह से आप अपनी तारीफ कभी नहीं सुनेंगे और दूसरे की बुराई भी नहीं सुनेंगे। तो ये एक गुण है, तो मैं बताऊं आपको एक सही बात, डिग्निटी एंड ग्रेस, ट्रमेंडस। तो ये सब चीजें सीखने वाली है। तो चलिए दूसरा सवाल। उस जमाने में लेडीज में कौन ज्यादा पॉपुलर था? Who was the ladies man? What kind of a question is भाई this? he's pointing at you। ये वो पूछने वाली बात है? नहीं मैं बताऊं आपको, वो जो हमने किस्सा बताया था आपको कि हम गोवा में बात करें, तो बहुत से वो लीडिंग लेडीज की भी शूटिंग चल रही थी एंड दे केम एंड स्पेंड सम टाइम विद हिम इन हिज रूम एंड दे सेड इट इज अरे सब ना बता दीजिए। They said it, I can't tell you कि इतना fascinating हमारा मीटिंग हुआ है। It's such a brilliant brain। न जाने किन किन चीजों की बातें, हमारा तो मन ही नहीं हुआ कि वहां से उठ करके जाए। अच्छा, आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये है कि जहां तक बातें वो मुझसे करती थी। एक ऐसी चीज या इंसान जिन्हें देखकर आप दोनों का चेहरा खिल जाता था। भाई हम लोग में एक बात कॉमन है, हम एक ही आदमी के एक्टर के फैन हैं दोनों। हाँ ये करेक्ट। वो है दिलीप कुमार। क्या तो वो भी अब इनको बता दें, रात को गए थे। एक दिन ऐसे ही रात को सलीम साहब और जावेद साहब हमारे घर बैठे और हम लोग ऐसे ही बतिया रहे थे कुछ। उसके बाद दिलीप साहब की कुछ बात निकली। रात के बज गए थे शायद 1 या 2। न जाने क्या हुआ, यार चलो दिलीप साहब से मिलते हैं। हमने कहा यार कैसे होगा ये? ने कहा नहीं, जाते हैं घर में, कहेंगे मिलना है, आ जाएंगे। तो मैं बड़े डर के साथ सलीम साहब जावेद साहब के साथ गए हम लोग दिलीप कुमार के घर। आप यकीन नहीं करेंगे, 15 मिनट के अंदर वो नीचे आ गए थे और पूरी रात वो हमारे साथ बैठे और किस्से पे किस्से सुनाते गए और हम लोग उनकी चुपचाप बातें सुनते रहे। ये सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो सुबह 4:30 बजे हम वापस आए। उनमें वो एक कला थी कि जब भी वो कोई एक इंसिडेंट के बारे में बताएंगे उसको इनैक्ट करके बताते थे। वो जूते वाला किस्सा हमको अभी भी याद है। कहीं पर महबूब साहब के साथ था, किसी लड़के को सिखा रहे थे कि देखो बेटा, तुमको जब कैमरा चलेगा तो ये तुमको ये डायलॉग बोलने का, बाबा बाबा हमको जाना, कुछ ऐसा डायलॉग था। और वो थोड़ी देर बाद तो दिलीप साहब ने कहा ठीक है मैं आता हूँ, वो चले गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोचा कि हो गया अभी छोटा बच्चा तो आए, देखा तो फिर लगे हुए हैं। मैं साहब देखो बेटा, तुमको बोला था जैसे ही कैमरा ऑन होगा तो इसको ऐसे कहना होगा, ठीक है ठीक है। दिलीप साहब को लगा कि यार अभी भी टाइम लगने वाला, फिर वो चले गए। थोड़ी देर के बाद आए,
वो बोल रहे हैं, देखो बेटा तुमको ये ऐसा है, ये डायलॉग बोलना पड़ेगा, ऐसे जा करके ऐसा होगा, समझ गए? हाँ समझ। दिलीप साहब ने कहा चलो ठीक, फिर चले गए। थोड़ी देर के बाद बोला, अबे जब से बोल रहे हैं तुमको बोलने के लिए, बोलते क्यों नहीं होते? ऐसा डांट के उन्होंने बोला। कौन सा थी ये सब, ये कहानी क्या थी हमको समझ में नहीं आ रहा है, बट आई रिमेम्बर मुझे याद है बेटा, ये थे शौकत रिजवी जिन्होंने जुगनू बनाई थी। अच्छा, तो उन्होंने अपने एक नेव्यू को एक छोटे से रोल में ले लिया, उसको डायलॉग बोलना था, अरे सब लोग यही हैं, इतना डायलॉग इतना। अब पहले बेटा कोई घबराने की बात, सिंपल सा डायलॉग है, अरे सब लोग यही, बस सब, और कुछ ट्रैप जाती है ना तो हवा तोड़ जाते हैं नए आदमी है। तो अरे हाँ कट कट, कोई बात नहीं बेटा घबराओ मत, तुम्हारे मामू की फिल्म, तुम्हारे मामू के आराम से कट टू। अब मैं लंबा नहीं खींचूंगा, बीच में तो इन्होंने बता ही दिया क्या क्या होगा, कि जूता हाथ में ले बोल, अरे सब बोल, सब यही है। वाओ वाओ। I can never forget this incident. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शबाना जी और जया जी को आपकी कौन सी आदत पर गुस्सा था? पहले आप बोलेंगे कि हम बोलेंगे? कौन सी आदत? अब इसकी शादी में कौन सी सिलेक्शन? सिलेक्शन बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल है, हमारे लिए भी यही प्रॉब्लम है। उनकी पूछिए तो बता दे। भाई देखिए, खाने का ख्याल नहीं रखना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वॉक नहीं करना। ये मैं थोड़ा वाउच कर सकता हूँ कि विथ योर हेल्थ हाँ हाँ, ही अब गेट्स मतलब- एंग्री विथ मतलब- यू कि आप वॉक पे नहीं जाते, हाँ, एक्सरसाइज नहीं वॉक पे करते। जाना तो दूर की बात है, अगर मुझे यहाँ जाना है वो जगह पे, तो मैं सोचता हूँ इधर से शॉट पड़ेगा या उधर। तो इससे बहुत चलती है कि तुम इतने सुस्त काहिल क्यों हो। एक बार मैंने इनसे पूछा कि आपने बंद कर दिया, अब नहीं जाते वॉक पर? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, बात ये है कि मैं 2 कदम लेता हूँ और उसके बाद मुझे लगता है रिपीटिंग माई सेल्फ। सेकेंड स्टेप के बाद मुझे फील होता है हाँ। ये तो मैं पहले कर चुका हूँ। और अमित अंकल आप? क्या उनके बहुत सारी शिकायतें हैं उनकी, और जावेद साहब ने कहा कि अब कितनों को गिने हम यहाँ बैठ करके। कोई भी चीज़ वो देख लेंगे हमारी फिल्म में, वो फिल्म की कहानी जो भी हो, आपका अभिनय जैसा भी हो, कुछ भी हो, एक चीज़ अगर उनको गलत लगेगी ना, वो बोल देंगे आप। तो एक फिल्म थी लावारिस, उसमें मेरे अंगने में एक गाना था। हमको न जाने क्यों ऐसे लगा कि अगर हम अलग अलग बीवियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उस तरह की बीवी बन जाऊं। तो चाहे काली हो, मोटी हो, लंबी हो, बच्ची हो, छोटी हो, नाटी हो, वो सब रूप ले करके मैंने वो शूटिंग कर दी है। उसका ट्रायल जब हुआ और जैसे ही ये गाना आया, देवी जी उठ करके बाहर चली गई। हाउ कैन यू एवर डू समथिंग लाइक दिस? इतना डांटा उन्होंने हमको, और हमने कहा कि यार अभी गाना था, अच्छा था। कट टू सर, उसके कुछ 10-15 सालों के बाद ये जो शोज होते हैं ना, इंटरनेशनल शोज में हम लोग जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि जब भी हम बोले कि जिसकी बीवी लंबी, तो हम क्राउड में देखते थे, तो सब लड़कियों को हम ऐसे बोलते थे चलो तुम लंबी आ जाओ ऊपर, वो उसको बुला करके उसके साथ थोड़ी देर नाच वाच के उनको वापस भेज देते थे। फिर बोलते थे मोटी, तो 10-12 मोटियाँ खड़ी हो जाती थी, हमको बुला। तो वो आती थी, हम लोग नाचते थे, और वो लिपट के ऐसे नाचती थी हमारे साथ, ये वो कई कर किस भी कर लेती थी, ये है वो है, ऐसे ही बोल रहे हैं भाई साहब। तो जब छोटी वाली आए तो हमने कहा देखिए अब हम नहीं बुलाएंगे आपको, हमारे पास ऑलरेडी है एक छोटी। तो उनको लेके आए, गोद में बैठा लो, बच्चे का क्या काम है। उनको उठा लिया गोद में, और माइक लगा हुआ है कि कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं, वो जो लिपस्टिक लगा था वही पहुंच रही है वो। वेरी टिपिकल ऑफ ऑल वाइफ। और कोई परवाह नहीं उनको, ये लिपस्टिक कैसे लग गया।
छोटी छोटी बात में सर बदल लेते हैं लोग। तो अगला सवाल ये है कि 3 शब्दों में अपनी दोस्ती को डिस्क्राइब कीजिए। सर दोस्ती शब्द का कोई और मायने हो नहीं सकता। क्या बात। एक बार बोल दिया दोस्त, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है, दोस्ती, वाह। और कोई रिश्ता ही नहीं है। हम वो रिश्ता जो है तो अलग अलग जब रोल्स में जाता है तो अपना शेप चेंज कर लेता है। माँ से दोस्ती है तो अलग तरह की होती है, माँ की अपने बेटे से दोस्ती अलग तरह की, दुश्मन भी हो सकते हैं। बाप से दोस्ती अलग तरह की होती है, बेटे से दोस्ती अलग तरह की, मगर सारे रिश्ते जिस चीज पे सस्टेन हो रहे हैं वो सिवाय दोस्ती के कुछ नहीं है, वाह क्या बात कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। तो चलिए आप दोनों पास हो गए। अब होगा हमारे ना। सवाल हो गए। आइए जी, फरहान आप आएंगे यहाँ प्लीज वापस। प्लीज प्लीज। हाँ। Alright. जावेद साहब एंड फरहान, ये आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का है ये दूसरा पड़ाव। इसको आपने एक बार पार कर लिया तो 5 लाख डिटरमिन हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, आप जीते। लेकिन हम चाहेंगे कि आप और आगे जाएं। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस मुगल सम्राट ने इस्लामी कैलेंडर के सहस्राब्दी के उपलक्ष्य में तारीख ए अल्फी या 1000 वर्षों का इतिहास लिखवाया था? Which Mughal emperor commissioned the तारीख ए अल्फी or history of 1000 years to commemorate the millennium of the Islamic calendar? ऑप्शन देखिए, ए बाबर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी हुमायूं। इन दोनों को तो भूल ही जाओ, बाबर और हुमायूं। शाहजहां और अकबर हो सकता है। It's either शाहजहां और अकबर। हाँ, अच्छा, ये दोनों नहीं हो सकते, ये तो हो ही नहीं सकते दोनों। तो should we do 50-50? पर क्यों करेगा ऐसा? If one of those other ones goes off, then you know the answer. चलिए 50-50। लाइफ लाइन लेंगे, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50-50 लाइफ लाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब ऐसा है कि अंकित हो गया है और 2 जो गलत इसमें ऑप्शंस हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। लेट्स बेट ऑन अकबर। तो चलिए, हाँ जी। सी अकबर। सी अकबर जी ताल लगा दें। जी। सी पे ताल लगाया जाए। मान्यवर इतनी तारीफ कर रहे थे हम आपकी, ये आपका उत्तर जो है ना, हम कह रहे थे कि 5 लाख को आप निश्चित हो जाएगा अगर आप 10 का सही उत्तर दे देंगे। तो दे दिया है ना आपने, हम कौन रोक रहा था? Well played, जावेद साहब, क्या बात है। 1580 के दशक से लेकर के 1590 के दशक के बीच तारीख अल्फी को पूरा करने में लगभग 10 साल लगे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें कई लोगों का योगदान रहा है। इसमें चित्रकारी भी की गई थी, पिक्चर्स भी बनी थी इसकी। 1000 साल से 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और आ गया है समय एक चेक लिखने का। तालियां बज जाएं जोरदार। ये 5 लाख का चेक है और ये जाएगा बहुत ही नेक काज के लिए। सर ये कार्यक्रम की प्रथा है इसलिए हमको करना पड़ता था, बस देखना है, देखना है। अब मान्यवर ऐसा है कि यहाँ पर एक और खेल शुरू हो जाता है। तो जावेद साहब और फरहान जी ये है सुपर संदूक। जी उसका नक्शा छप गया आपके सामने। जी। 90 सेकंड यानी कि 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने, तो उसका जल्दी से आपको उत्तर देना होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। जी। और कहने की जरूरत नहीं है कि जो 10 के 10 सही हो जाते हैं उनको हम अपने घर बुलाते हैं भोजन खिलाने के लिए। तो आपके और आपके पूरे परिवार को मिलना चाहिए। अगर पूरे 10 के 10 हो गए ठीक सही है। तो तो तैयार हो जाइए। रेडी कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। जावेद साहब और फरहान, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब।
Which of these words means strong in Hindi? Balwan, kamzor. बलवान, Sahi. Next. In a car, which of these is usually not operated using a foot pedal? डैशबोर्ड, Dashboard. Correct. Next. Niger and Nigeria are countries located on which continent? Africa. Asia, Africa. Africa. Correct. Next. In which city can you visit? Dubai. Right. Absolutely right. Next. Cuckoo and grandfather are types of which of these? Ball. Clock. Clock is right. Next. Which of these does a seismologist study? earthquakes, Earthquakes is right. Next. In which state capital city is Marina Beach located? Bengaluru, Hyderabad. Chennai. Chennai is right. Next. Which Hindi film actress is nicknamed Lolo? करिश्मा, Bilkul sahi. Next. Toronto Raptors are a basketball team from which country? Canada. Mexico. Canada is right. Next. Rhinoplasty is performed to reshape which body part? Nose. Eh? nose. Absolutely right. Sir, 1 लाख रुपए हो गया. हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप दोनों के परिवार को आना पड़ेगा हमारे यहाँ बोलने 1 लाख रुपए पूरे 10 के बहुत कम होता है ये. वेल प्लेड फरहान मंजर साहब, क्या बात है. आपको ये बताना होगा कि ये बैंक में रहे या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन फिर से जिंदा करवाना चाहते हैं. I think we should get the lifeline back. अच्छा ले लो। यूल टेक द लाइफलाइन. ओके कंप्यूटर महाशय, इन पैसों की एवज में इनकी जो 50-50 लाइफलाइन है इसको वापस ले वापस आइए। जीवित कर दिया जाए. ऑलराइट, आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न. चाहते हैं ढेर सारी धनराशि यहाँ से जीत कर जाए. इसके लिए मिलेंगे आपको 7.5 लाख. तीनों लाइफलाइन जीवित हैं. सो यू मस्ट प्ले वेरी इंटेलिजेंटली फॉर Yeah. यू नो. 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सी पुस्तक उसी लेखक ने लिखी है जिन्होंने द ब्लाइंड वॉचमेकर लिखी थी? Which of these books is written by the same author who wrote The Blind Watchmaker? ऑप्शन देखिए. A. The Selfish Gene. B. To Infinity and Beyond. C. The End of Eternity. या D. मैं बोल रहा हूँ। A Brief History of Time. ए, The Selfish Selfish Gene. हैं? लगा दिया ताला? जी। ए पे कह रहे हैं जावेद साहब ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब निकला आपका. क्या बात है जावेद साहब. इसीलिए तो कब से हम बोल रहे हैं कि आपकी बुद्धि हमको नहीं मिली. बुद्धि। वो चाहिए थी हमको यही. ये रिचर्ड Mr. डॉकिंस की Dawkins। लिखी हाँ हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. रिचर्ड डॉकिंस की ये पुस्तक है. द सेल्फिश जीन पुस्तक में मीम शब्द गढ़ने के लिए भी प्रसिद्ध है. ये मीम जब शब्द बना जी। उन्हीं ने बनवाया है. Selfish gene. बताइए आज उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है. कोई अनुमान नहीं लगा सकता. और प्रथम भारतीय जिन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ वो हमारे सामने बैठे हैं. जोरदार तालियां बज जाए जावेद साहब की. ऑलराइट जावेद साहब, एक और रिक्वेस्ट है हमारी ओर से. हुकुम। अगर आप अपनी लिखी हुई कोई एक शायरी आज सुना दें. अपनी तो मैंने सुना दी सर, जी एक कहीं और लेकिन एक कुछ. अब आप कहें तो मैं जो मेरे फेवरेट पोएट हैं जी जी उनकी कुछ सुनो, हाँ हाँ जरूर. और वो आप ही के शहर के हैं, फिराक गोरखपुरी जी, साहब. बिल्कुल। मैं उन्हें मीर और गालिब के बाद उर्दू की गजल का सबसे बड़ा शायर मानता हूँ. वाह. बहुत दिन पहले की बात है, आपकी स्टडी में हम दोनों बैठे थे, तो आपने मुझसे पूछा, आपने कहा आप फिराक साहब के इतने बड़े फैन हैं क्यों? तो मैंने कहा अमिताभ जी, मैं आपको, आप एक्टर हैं तो आप ही के हिसाब से बताता हूँ कि फिराक के अक्सर शेर ऐसे हैं कि अगर आप उसे सही तरह पढ़ेंगे, परफॉर्म करके लाइक एन एक्टर, तो आपको लगेगा कि ये एक्सप्रेशन तो यार मैंने कई साल से नहीं दिया था. अब देखिए एक शेर है उनका, थी यूं तो शाम हिज्र, मतलब जुदाई की रात, मगर पिछले पहर को, जो आखिरी पहर होता है रात का, थी यूं तो शाम हिज्र, मगर पिछले पहर को वो दर्द उठा फिराक से मैं मुस्कुरा दिया. वाह वाह क्या बात. ये परफॉर्म कीजिए कि दर्द उठा है उसको मुस्कुरा रहा है. अरे यार हदी हो गई, ये तो कैसे करेगा? यानी क्या ये है या. एक्सप्रेशन कि मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई ना में, बुद्धते गुजरी तेरी याद भी आई ना में,
और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। वाह क्या बात, क्या बात, आप क्या वाह करेंगे? वाह वाह, आप क्या करेंगे? वाह क्या बात, क्या बात। अब अच्छा देखिए, बड़ा शायर होता है, बड़ा राइटर जो होता है, वो छोटे से शब्द को भी हाथ लगाता है तो वो शब्द बड़ा हो जाता है। मामूली से शब्द जी, जी, बिल्कुल जो कि सही। हम रोज ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं, जब फिराक गोरखपुरी यूज करता है तो क्या हो जाता है। देखिए क्या बात, कितना मामूली सा वर्ड है खैर। हम लोग सब बोलते हैं अरे खैर ऐसा हो गया, खैर वैसा, अरे खैर छोड़ो बोलते हैं। अब आप उसका यूसेज देखिए, एक उम्र गुजारी है किसी दोस्त के बगैर, उम्र गुजारी है किसी दोस्त के बगैर, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। वाह खैर, क्या बात, क्या बात है, क्या बात, ये खैर कितना मीनिंगफुल होगा। वाह क्या बात है, क्या बात। अब इसी में एक और शेर उनका क्या है? हाँ हाँ, तमन्ना यानी स्ट्रेंथ और मिजाज टेम्परामेंट, कि आज स्वभाव में वो एनर्जी नहीं है, वो तमन्ना ये मिजाज नहीं। छोड़ दे मुझको लेकिन आज तक। क्या बात, वाह क्या वाह। क्या क्या खेलेंगे सर अब हम इसके बाद? मजा आ गया। है ना कमाल। तो छोटी छोटी बातें होती हैं और ये कैसे इसको शब्दों में डाल देते हैं, एकदम फट करके लग जाती है। कोई चीज मजाक में भी बोल देंगे बट उसका गहरा मायने होता है। ऐसे ही दो लाइनें हैं जो बाबूजी की, कैसे पढ़ रहा था मैंने कि छत पर चढ़कर मैंने सीढ़ी को उपेक्षा से देखा। छत पर चढ़कर मैंने सीढ़ी को उपेक्षा से देखा। उसने कहा अच्छा उतरना। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है सर इसमें, लेकिन सर इसमें इतनी गहराई है। बात ये है कि सीढ़ी पे तो हम भी 10,000 बार चढ़े हैं और छत पे भी गए, हमें क्यों ख्याल नहीं आया? ये वो वही तो बात है जीनियस की, That's कि एक सामने जो आपके चीज है वो आप 1000 बार देख चुके हैं, मगर वो उसमें से एक माने निकाल लेता है। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दारू साहब। आगे चलते हैं मान्यवर। 12वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको 12.5 लाख रुपए। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा में हुई है? Which of these words has its origins in the Farsi language? A. कर लें। अलमारी, B. बाल्टी, C. कमरा, D. जमीन। डी जमीन। या ना, डी डी जमीन। डी जमीन। डी जमीन। लगा दें ताला। जी डी पे ताला लगाया जाए। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, वाह। जमीन फारसी से आया है, बाल्टी, कमरा और अलमारी ये पोर्चुगीज और लैटिन से आए हैं, ऐसा बहुत बता रहे हैं हमको ये। ओके, बाल्टी तो पुर्तगीज। ऑलराइट। सर मेरे पास एक इंफॉर्मेशन ये है हाँ जी। कि कुछ आपके पुराने दोस्त हैं जो आपको हाँ। जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। ओहो, तो आज तो बड़ी दोस्ती के बारे में बातें हुई हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सवाल से पहले उनकी बात सुन ली जाए। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। अमिताभ और मैं स्कूल में 1956 से साथ में पढ़ने लगे थे, शरवुड कॉलेज नैनीताल में। And we were very close colleagues. Bal and Bachchan mostly sat together on the same bench, and we were interacting practically every minute, you can say, in the class. In studies, he was above average, and his behavior was par excellence, and he had a lot of friendship with everyone in the class. And he always showed that he can be a good friend for the future. दिल्ली में भी हम दोनों दिल्ली में कॉलेज में पढ़े। वो किरोड़ीमल में थे, मैं सेंट स्टीवेंस में था। His strength, Amitabh's strength was dramatics, and he excelled in both languages, हिंदी plays में भी
और इंग्लिश प्लेज में भी. There was a gentleman whom he has acknowledged, so I am using the name Professor Frank Thakurdas. So he even took Amitabh to Miranda House, which was a girls' college. जब उनके प्लेज होते थे तो हमारे लड़के जाके वहाँ एक्ट करते थे, और हमारे यहाँ सेंट स्टीवेंस में प्लेज होते थे उनकी लड़कियाँ आती थी एक्ट करने. Amitabh was probably the only boy who from Kirodimal went and acted in plays in Miranda House, even at that. The talent was there. There's no doubt in that. Because compare the other actors from the school, he was far ahead of them. And his talent was very distinctly seen that one day he'll become one of the biggest mega star of India. मुझे याद है जब वो शरवुड आए थे, हमारे 50 साल जब हुए थे, हम 16-15 लोग थे. उसके अलावा एक एक का नाम उनको याद था. कई को वो 50 साल से भी नहीं मिला. शक्ल पहचान ली, कोई अमेरिका से आया, कोई लंदन से आया, बट सबको पहचाना, सबको नाम से बोला. वेल अमिताभ, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, 83rd हैप्पी बर्थडे टू यू. गॉड ब्लेस यू. मोस्ट ऑब्वियसली विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस. May you have many, many more years of life ahead. Very happy birthday to my special friend. जन्म जन्म की शुभकामनाएं. तुम जियो हजारों हजारों साल. May we have wonderful years ahead with good health and lot of happiness. All my class. gosh. बहुत अच्छा लगा सर. 50 वर्ष जब हो गए हम लोग के निकले तो हम गए थे वहाँ स्कूल, और ये सब लोग थे. Some of them we unfortunately lost now, but अभी कुछ लोगों के साथ अभी भी संपर्क होता है. Keep connecting them. This was Tich Khanna and Jinji we used to call him, जो दूसरे थे. ऐसे ही एक बात हमारे मन में आ रही है जो हम अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे. देखिए देवेंद्र संजोम, क्या कभी आपको ऐसा लगा है जैसे कि दुनिया की हर खुशियां जो है आपकी झोली में गिर गई हों? यदि आप इस भावना से गुजरे हुए हैं तो आप मेरी स्थिति का अनुभव बिल्कुल अच्छी तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं भावनाओं से गुजर रहा हूं. देखिए आपका प्यार, आपका साथ और अपनेपन ने मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बना दिया है. आप हैं, आप सब हैं, तो ये खेल है और आप हैं तो हम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बेस्ट.